नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से चैनल स्पोर्टऑन में। और आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ये पटवारी भर्ती परीक्षा। आप लोगों को दिनांक याद होगा, 24 तारीख को ये परीक्षा हुई थी, ठीक है, 2022। और हम लोगों ने इसका पहला पार्ट मतलब शुरुआत के 15 प्रश्न देख चुके हैं और अब हम इसके बाकी के प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एडवेंचर भरा सफर और देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। अब देखिए, एक गुब्बारा है जो गोलाकार है, ठीक है, और गोलाकार गुब्बारे में उसकी त्रिज्या को 3 गुना कर देने से क्षेत्रफल में क्या अंतर आता है, ठीक है। तो अब क्षेत्रफल में क्या अंतर आता है, इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे। सबसे पहले देखिए कि गुब्बारे का जो क्षेत्रफल होता है, मतलब किसी गोले का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर का वर्ग, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं कि R1 नहीं R2, मतलब बाद में जो R हो गया वो R1 का कितना गुना है, तो यहां बोल रहा है 3 गुना है, ठीक है, ये ऐसी बात है। तो अब अगर हम क्षेत्रफल की तुलना करेंगे तो A1 बटा A2 करेंगे और A1 के लिए हो जाएगा 4 पाई R1 का वर्ग और A2 के लिए हो जाएगा 4 पाई R2 का वर्ग। अब जो चीजें कटती हैं पहले वो काटेंगे ताकि हमको कैलकुलेशन करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए ये 4 पाई गया, ये 4 पाई गया। अब देखिए यहाँ पर R2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 3 गुना R1, तो हम लोग ये डाल देते हैं। तो ये हो जाएगा R1 का वर्ग बटा 3R1 का वर्ग, ठीक है। 3 का वर्ग होता है 9, तो ये हो जाएगा R1 का वर्ग बटा 9R1 का वर्ग। अब ये काट देंगे तो क्या आएगा, 0 की 1 1 आएगा। तो 1 बटा 9 जो है हमारा उत्तर आने वाला है। चलिए देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। डी में है तो यही हमारा सही उत्तर है। जिनको जिनको हिंदी समझ में नहीं आती भाई, उनके लिए इंग्लिश में भी ये क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है। आपके प्रश्न पत्र में भी ये प्रश्न था। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी जो है चीजें मिला सकते हैं, मिलान कर सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, एक लड़का अपनी सामान्य चाल से 5 गुना 9 गुनी चाल से चल रहा है और 15 मिनट लेट पहुंच जाता है, तो सामान्य चलने का जो समय है वो बताइए। चलते हैं, तो पहले जो सामान्य चाल है उसको हम लोग मान लेते हैं, मतलब सामान्य चाल या पहले की चाल को मान लेते हैं S1। S मतलब स्पीड होता है जी, ठीक है, और बाद की चाल को हम लोग मान लेते हैं S2। अब ये प्रश्न क्या बोल रहा है, अपनी सामान्य चाल से 5 गुना 9, मतलब S2 का मान क्या है, 5 बटा 9 गुना S1। तो ये S1 को हम लोग क्या करेंगे, इधर लाके ट्रांसफर कर देंगे, S1 ऐसे कर देंगे। तो S2 बटा S1 क्या हो जाएगा, S2 बटा S1 हो जाएगा 5 बटा 9 और S1 बटा S2 हो जाएगा 9 बटा 5। अब आप समझिए कि हम लोगों को S2 बटा, हाँ ये क्या करना है, हमारा जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कि ये जो स्पीड है और वो डिस्टेंस है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर S1 बटा S2 यूज कर रहे हैं, इसकी बजाय अगर हम S2 बटा S1 यूज करेंगे तो फिर ये सही सही नंबर किसके लिए देगा, T1 बटा T2 के लिए। क्यों, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब T1 का मान क्या है, तो T1 का मान हमको निकालना है और T2 का मान क्या है, T2 का मान है 15 मिनट लेट, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच का अंतर बताओ, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 4, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि हम जो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो T1 अच्छा, जो 15 मिनट लेट है वो भी क्या है, टाइम के डिफरेंस है। मतलब यहाँ पर जो है हमको क्या मिलने वाला है, तो पहले S2 बटा S ये हो जाएगा 5 बटा 9 और यहाँ हो जाएगा, ठीक है चलो, तो 5 बटा S2 बटा S1 जो है 5 बटा 9 है। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं, T1 बाई T2, तो ये हो जाएगा T2 की वैल्यू कितनी है, T1 से 15 मिनट ज्यादा है, तो ये चीज हम लोग ले लेते हैं। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा
T1 प्लस 15, ये चीज हम किससे गुणा करेंगे, ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, ठीक है। एस ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, और ये किसके बराबर हो जाएगा बाई T1, या मतलब ये हो जाएगा 9T1 ऐसा। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आया 9T1 प्लस 5T1 बराबर 15 पंचे 75, ये प्लस यहाँ जाके माइनस हो गया, ठीक है। और अब बचा T1 बराबर 4T1 बराबर 75, तो T1 बराबर हो जाएगा T1 बराबर 75/4, ठीक है। आपको ये बात समझ में आई? अगर नहीं आई होगी तो हम एक बार फिर देख लेते हैं। यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है स्पीड S1 S2 बराबर कितना है 5/9 S1, ठीक है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये देख रहे हैं कि S1 S बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे S1 गुणा T1 बराबर S2 गुणा T2, यही तो कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ पर जो है S1 की वैल्यू क्या है, तो S1 S2 के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, S1 की वैल्यू है कितना, अच्छा ठीक है, S1 को S1 रहने देते हैं और S2 की वैल्यू हम बदल देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा S1 इंटू यहाँ क्या है T1 बराबर S2 कितना है, S2 है 5/9, 5/9, और उसके बाद में S1 इंटू, अब T2 क्या है, तो T2 है T1 प्लस 15 मिनट, तो यहाँ पर T1 प्लस 15 लिख दिए, ठीक है। अब ये 9 जाके वहां मल्टीप्लाई होगा, पहले S1 और S1 कट जाएगा, तो S1 और S1 को काट लेते हैं भाई, तो ये S1 गया और ये S1 गया, ये 9 वहां जाके मल्टीप्लाई हुआ तो 9T1 हुआ, और माइनस में देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 5T1 है तो माइनस 5T1 हो जाएगा, और बराबर किसके हो जाएगा ये, तो ये बराबर हो जाएगा 15 पंचे 75 75, 15 में 5 को मल्टीप्लाई किया ना। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर आया 4T1 बराबर 75 और T1 बराबर 75/4, ये हमारे ऑप्शन में है क्या, 75/4 हमारे ऑप्शन में डी में है, और ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। हम लोगों ने दो तरीके से देखा है भाई। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो, अब प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पहले तो यही बता दो। तो प्राकृत संख्याएं जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारी संख्याएं टिल इंफिनिटी, वो प्राकृत संख्याएं हैं। अब 1 से 40 तक के वर्गों का औसत है ना भाई, खाली वर्ग मतलब खाली औसत नहीं है। अगर जो है यहाँ पर केवल संख्याओं का औसत होता तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते, n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से जो है हम लोग करते। लेकिन अभी हम लोगों को क्या यूज करना है, तो ये इसका मतलब ये है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, और ये कहाँ तक जाएगा 40 के स्क्वायर तक, और इस स्क्वायर के एडिशन वाले फॉर्मूले को हम ये लिख सकते हैं n गुणा n+1 गुणा 2n+1 और पूरे का डिवाइडेड बाई 6। ये जो है एपी जीपी एचपी हम लोग पढ़ते हैं, एपी जीपी और एचपी। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो यहाँ आपके पास में दो ऑप्शन है, आप एनसीईआरटी की 9th और 10th की किताब पढ़ो, या फिर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोनों जगह जो है आपको इन सारी चीजों के बारे में जानने मिल जाएगा। अब n का मान क्या है, n की वैल्यू है कितनी 640 है, n की वैल्यू 40 है, ठीक है। और ये जो है क्या होगा, ये केवल वर्गों का योग होगा ना, ये वर्गों का योग है, और इसका औसत निकालने के लिए हम 40 से डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ पर भी डिवाइडेड बाई 40 हो जाएगा। चलो वैल्यू डालो, 40 इंटू n+1 मतलब 41 इंटू 2n मतलब 40 दूनी 80 और 80+1 मतलब 81, और ये पूरा डिवाइडेड बाई कितना हो गया 6 गुणा 40। देखो इजी है, 40 और 40 गया, अब 41 गुणा 81/6 करना है, ये बहुत आसान सी बात है। हमारा आंसर आने वाला है 553.5। तो ये भी हो गया हमारा उत्तर भैया। जिनको हिंदी नहीं आती वो यहाँ से प्रश्न देख लो, और यहाँ पर भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। आंसर क्या है यहाँ पर 553.5, ठीक है।
पटवारी का एग्जाम है, आज तीसरा दिन है पटवारी का एग्जाम हुए। एक वीडियो कल बनी थी, एक वीडियो आज बन रही है। इसी तरीके से अब क्या होने वाला है, आप इस चैनल में अगर लगातार बार बार आते रहेंगे तो आपको सारे प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन पेपर्स हैं उनका सॉल्यूशन मिलता रहेगा। तो भैया PYQ लगाना है, दोस्त पूछेंगे कहाँ जाना है, आप बताओ फोटोन में देखो, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम की तैयारी करना है, क्या करोगे, फोटोन में आओ ना भाई, सब्सक्राइब कर लो, रोज पढ़ाऊंगा, अच्छी चीजें बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, अच्छा ये पहले देखो, हम लोग अलजेब्रा पढ़े हैं, आप अगर नहीं पढ़े हो या सब्सक्राइब नहीं की हो देखो ना भाई। तो यहाँ अलजेब्रा में क्या है, हमारे रूल्स हैं a की घात m पूरे की घात n, यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट खोलते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो a m और n को गुणा करोगे तो a की घात m धन m इंटू n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a की घात m इंटू n, ब्रैकेट खोल रहे हैं इसलिए पूरे की घात है ना भाई। दूसरा है a की घात m गुणा a की घात n, मतलब अभी बेस का गुणा हो रहा है, तो ये हो जाएगा a की घात m धन n। और तीसरा है a की घात m बटा a की घात n, ये डिवाइड हो रहा है बेस का, इसलिए हो जाएगा a की घात m माइनस n। ये सारी चीजें, चौथी एक, हाँ तो ये सारी चीजें समझ में आई। अब देखो यहाँ 3 दूने क्या होगा 6, तो ये p की घात 6 गुणा p की घात 4 हो गया। इसको जो है अगर और सॉल्व करोगे तो p की घात 6 धन 4 कितना हो गया, p की घात 10, और बटे में क्या है p की घात 9, तो यहाँ पर भी p की घात 9 लाओ, ये वाला लगाओ लास्ट वाला, तो ये हो जाएगा p की घात 10 में से 9 गया तो 1 ही आएगा ना। तो r की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। समझ में आई बात, ठीक है। तो जल्दी से लाइक करो और आगे बढ़ो। अगली बात क्या है, अगली बात है, वही प्रश्न है भाई इंग्लिश वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम है ना। चलो आगे देखते हैं। अब हो गया हमारा कंसेप्ट क्या है, एलसीएम, एलसीएम निकालना है, लघुत्तम समापवर्त, एलसीएम लिस्ट लघुत्तम, एलसीएम है। अब हमको क्या पता है, a बाई बी और c बाई डी, अगर इसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वालों का क्या निकालते हैं, एलसीएम, और नीचे वालों का क्या निकालते हैं, एचसीएफ, और उसके बाद में जो है आंसर आ जाता है। तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालते हैं, देखो 36 है, फिर क्या है 48 है, और फिर क्या है 72 है। हमको क्या पता है कि 36 जो है 72 के पहाड़े में आता है, 36 दूने 72 होता है, तो इसको तो काट दो, अब हमको एलसीएम इन्हीं दोनों का निकालना है। अच्छा 48 को और क्या लिख सकते हैं, तो 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौके 48, 12 चौक 48। लेकिन एलसीएम निकालने समय हमको एक चीज याद रखना पड़ता है कि इसको 8 छका 48 भी बोल सकते हैं, या फिर 16 दूनी 32, 16 या 48, इसको 16 गुणा 3 लिखेंगे, तब ये 16 या 48 होगा। और 72 को 9 8 72 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 8। अब देखो हम लोगों ने ऐसा क्यों किया, ताकि जो है हम 2 के पावर वाली सारी संख्याओं को एक साथ रख सकें और 3 के पावर वाली सारी संख्याओं को एक साथ रख सकें। अब 2 के पावर वाली ये चारों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 16 है, तो 16 ले लो। उधर जो है 3 के पावर में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है, इसको ले लो। और 16 निया कितना होता है भाई, तो ये होता है 144, 16 दहम तो 160 हो जाएगा, ठीक है। अब नीचे वाली संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, तो नीचे वाली संख्याएं क्या क्या है, नीचे वाली संख्याएं हैं 225, उसके बाद में 150, और एक ये हो गया 65। हम लोग एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए देखो 225, 150 और 65, इन दोनों के बीच का, ये 65 है ना, इन दोनों के बीच का गैप कितना होता है 75, और इन दोनों के बीच का जो है गैप कितना होता है 85। तो जो छोटा गैप है वो कितना है 75। तो अब हम पहले चेक करेंगे क्या 75 से तीनों संख्याएं जा रही हैं, केवल 50 मतलब 150 जाता है, 150 जाता है, 65 तो खुद जो है 75 से छोटा है, मतलब ये 75 नहीं हो सकता। लेकिन हमको क्या पता है, एचसीएफ जब निकालते हैं तो जो गैप होता है, या तो वो गैप खुद एचसीएफ होगा, या फिर गैप के फैक्टर्स एचसीएफ होंगे। अगर आपको अभी भी एचसीएफ में कंफ्यूजन है तो मैंने बहुत इजी करके पढ़ाया है, ठीक है। अब इसके फैक्टर निकालो, 5 है, 25 दिए 75 होता है, तो 5 गुणा 5 गुणा 3 ले लेते हैं। अच्छा 3 से डिविजिबल तो होगा ही नहीं है किसी भी हालत में,
क्यों? क्योंकि जो है लास्ट में देखो 5 और 2 7 और 2 9, तो ये तो 3 से डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, और 6 5 11 ये नहीं है। चलो, लेकिन अब हम देखेंगे कि क्या ये 15 से डिविजिबल है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात है ना। तो 65 जो है 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब 3 को तो अलग ही कर दो। अब देखो कि ये 25 से है क्या, 25 से में तो ये 225 तो जाता है, 150 भी जाता है, 65 ले जाएगा, मतलब 25 से भी नहीं है। इसका मतलब हो गया कि लास्ट में 5 हमारा एचसीएफ आएगा। अच्छा, न्यूमरेटर में हमको मिला था 144 और डिनोमिनेटर में मिल गया 5, तो मिला के कितना हो गया? ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। एचसीएफ और एलसीएम निकालना है बहुत आसान, लेकिन आपको अगर सही तरीका नहीं पता है तो फिर मेहनत करोगे, है ना। जितनी देर हम लोग बात कर रहे हैं भाई, काम की बात तो हम लोग जो थोड़ा सा ही किए थे ना। इसका मतलब ये है कि एग्जाम में जब एफिशिएंसी चाहिए और गारंटी चाहिए कि हमारा उत्तर सही हो, तो सही सोर्स से पढ़ना पड़ता है। पढ़िए आप, और उसके बाद में मैं सिखाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अब देखो ये भी है, ट्रिक वाला है, लॉजिक वाला है, अगर आप दिमाग लगाएंगे तो इजीली बन जाएगा, नहीं लगाओगे तो फिर खरगोश बन जाओगे। ठीक है, तो अब देखते हैं कितना प्रॉफिट बोल रहा है, 20% प्रॉफिट बोल रहा है। 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? पहले बताओ 20% को लिखते कैसे हैं? 1/5 लिखेंगे तो 20% होगा क्या? बिल्कुल होगा। अब यहां समझो कि अगर मैंने कोई वस्तु 5 रुपए में खरीदी है, और अगर मैं उसमें 1 रुपए, मतलब 20%, 5 रुपए का एक 20% कितना होता है? 1। तो अगर मैं उसमें 1 रुपए प्रॉफिट लेके बेचूंगा तो वो कितने में बिकेगी? 6 रुपए में। तो मुझे कितने परसेंट, मतलब कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? 20% का। समझो इस बात। क्या बोला मैंने बोला कि 5 रुपए में कोई चीज खरीद लो, और उस चीज को अगर मैं 1 रुपए प्रॉफिट लेके 6 रुपए में बेच दूं, तो 20% प्रॉफिट होगा। इसको दूसरे तरीके से समझना है, क्योंकि हम लोगों ने 1 रुपए में 5 चीजें बेची हैं। तो अब आप सोचो कि अगर मैं कोई चीज ऐसी खरीदूं कि 1 रुपए में 5 चीजें आ जाती हैं, ठीक है, मतलब मैं अगर जो है कोई भी चीज 1 रुपए में 6 के भाव में खरीद लूं, ठीक है, 1 रुपए में कुल मिला के कितनी चीजें आती है? 6 चीजें आती हैं। और अगर मैं उसको ऐसे बेचूं कि वो 1 रुपए में 5 बेचूं, तब भी मुझे 20% का प्रॉफिट होता है। ये बात थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन समझ में आएगी, क्योंकि आंसर हमारा 6 है। ठीक है, तो कैसे हुआ? जब हम, ये हो गया हमारा क्या है, ये हो गया, अगर हम लोग जो है यहाँ देखते हैं, ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये ऊपर वाला हो गया प्रॉफिट, और इन दोनों को जोड़ देंगे, सीपी प्लस पी कर देंगे, तो हमको जो है सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो अगर मैं अगर जो है सेलिंग प्राइस 6 रुपए है और उसका कॉस्ट प्राइस 5 रुपए है, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा? ये प्रॉफिट होगा। अब मैं इसको उल्टा बोलता हूं, अगर मैंने कोई ऐसी चीज खरीदी जो 1 रुपए में 6 मिलती है, ठीक है, लेकिन अब उसको बेचूंगा मैं ऐसे कि उसको 1 रुपए में 5 बेचूंगा, तो जो है मेरे पास में एक सामान एक्स्ट्रा बच गया ना, ये तो मेरा प्रॉफिट गिनती होगा, और ये प्रॉफिट कितना? 20% होगा। इसलिए इसका आंसर 6 होगा। आप केवल 20% देख के आंसर बना सकते थे। इसी तरीके के बहुत सारे सवाल, क्योंकि भाई ये तो हम लोग एग्जाम की तैयारी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी तरीके के बहुत सारे सवालों का जो है आप लोग, आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, तो फिर आपको भी चीजें समझ में आने लगेंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको लिंक मिल जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस उठा के देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, अरे भैया आगे बढ़ो, हाँ, ये इंग्लिश वालों के लिए अगला प्रश्न, मतलब वही प्रश्न। इसका सही उत्तर क्या है? 6। ठीक है, तो 1 रुपए में 6 संतरे मिले, और मैंने 1 रुपए में 5 संतरे बेच के 1 संतरा बचाया, यही मेरा प्रॉफिट है, और ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ये देखो, अब रेखागणित वाली बात है, तो सबसे पहले देखो किसको किसको क्या बोलते हैं। ये है हमारी त्रिज्या r, ये भी है हमारी त्रिज्या r, और इसको बोल देते हैं जीवा, या फिर इसको बोलते हैं, ठीक है, ये हमारी क्या हो गई? जीवा। ठीक है, अब ये देखो कि यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है? यहाँ बन रहा है 90 डिग्री। ठीक है, और ये जो रेडियस है वो किसी भी जीवा को अभी किस प्रोपोर्शन में काट रही है? इक्वल, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया ये। ठीक है,
तो अब हमको कौन सा वाला पोर्शन निकालना है, ये वाला पोर्शन निकालना है। अच्छा, इसकी टोटल लंबाई AB की पूरी लंबाई क्या है, AB की पूरी लंबाई है AB बराबर, यहाँ क्या दिया तो है AB बराबर 8 है। तो बताओ AC कितना होगा, AC कितना होगा, तो 8/2 मतलब AC हो जाएगा 4। अच्छा, ये R कितना दिया हुआ हमको 5 सेंटीमीटर। तो अब राइट ट्रायंगल देखो, राइट ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज देखो, समकोण त्रिभुज में यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो ये कितना हो जाएगा, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग, ये होता है ना, और यहां से निकालेंगे तो इसका मान मिलेगा 3। अच्छा, ये भी तो OD भी तो अपने आप में त्रिज्या ही है, तो अगर OD जो है त्रिज्या है और उसमें से OC तक का मान कितना है 3 है, तो बचा हुआ कितना होगा 2 होगा, इसलिए 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे आप बात को, ये हम लोग इस तरीके से देखेंगे कि ये R है और ये भी R है, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालते हैं, पूरे की लंबाई 8 है इसलिए ये हो जाएगी 4, ये है 5 इसलिए ये हो जाएगा 3, और अगर ऊपर से OC तक का 3 है तो बचा हुआ हिस्सा हो जाएगा 2। RD ही तो पूछा है, मतलब CD ही तो पूछा है, तो CD का मान हो जाएगा 2, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए युगपत समीकरण साइमल्टेनियस रिएक्ट, मतलब देखो भाई इंग्लिश वालों को ज्यादा देखो, ये क्या बोल रहा है, साइमल्टेनियस इक्वेशन मतलब एक साथ दोनों इक्वेशन चल रहे हैं, और अगर ऐसा हो रहा है युगपत समीकरण है तो यहाँ देख लीजिए 2x धन 3y बराबर 8 है, और यहाँ पर क्या है 4x धन 6y बराबर कितना है, बराबर है 7। अब हम लोग जो है ऐसे ऐसे समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, हम लोग या तो x को कटाते हैं या फिर y को कटाते हैं, उससे मान निकालते हैं। अब देखिए अगर x को कटाना है तो यहाँ 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा, नीचे 4x हो जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन यही 2 का गुणा यहाँ पर भी होगा और ये हो जाएगा 6x, और ये भी 6x है, ये भी कट जाएगा, तो हम लोगों को कोई इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं आप बात को, तो इसलिए जो है यहाँ पर नो सॉल्यूशन आएगा। चलिए आगे बात करेंगे, और आगे जो है यहाँ पर क्या है देखिए 1296 है और ऊपर में क्या है 0.75, 0.75 को और क्या लिख सकते हैं 75/100, इसको और क्या लिख सकते हैं भैया, इसको लिख सकते हैं 3/4। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए वैसा दिया है, लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना। अब बताओ क्या ये संख्या किसी ऐसी संख्या के रूप में लिखा जा सकता है जिसकी घात 4 हो, मतलब 1296 किस संख्या की घात 4 होती है, पहले ये बताओ। ठीक है, तो अब यहाँ पर 36 दिख रहा है, हमको हिंट तो मिल रहा है कि ये 36 का वर्ग होगा या 6 की घात 4 होगा, हमको पता भी होना चाहिए, लेकिन ये है 6 की घात 4, तो हमको क्या मिल गया, अब यहाँ पर मिल गया 1296 बराबर 6 की घात 4, और इसकी घात कितनी है, तो पहले तो ये देखो 1296 पूरे की घात 3/4 है, अब हो गया ये किसके बराबर 1296 नहीं, 1296 नहीं, ये हो जाएगा 6 की घात 4 और पूरे की घात 3/4। अब वो देखो a की घात m पूरे की घात n बराबर a की घात m गुणा n, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 4 और ये 4 कट जाएगा, ऊपर बचेगा 6 की घात 3, और नीचे जो है देखिए ये a की घात ऋण 1 है, तो 36 a की घात ऋण 1 बराबर 1/a की घात, ये ऐसा हो जाएगा, तो ये 36 आ जाएगा नीचे, और देखो 6 की घात 3 को लिख सकते हैं हम लोग 6 गुणा 6 गुणा 6, और 36 को लिख सकते हैं 6 गुणा 6, ये कटा बचा क्या 6, उत्तर क्या होगा बी। ठीक है, हम लोगों को थोड़ा समय इसलिए लग रहा है क्योंकि मुझे समझाना है और आपको समझना है, अगर ऐसा ना हो तो ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं। आप पूरा का पूरा प्रश्न पत्र अगर ढंग से अच्छे से तैयारी करके रखे हैं तो 15 खूब से खूब 18 मिनट, वैसे मेरे को मतलब मेरे हिसाब से लगना चाहिए 12 से खूब 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर आप पूरे के पूरे 30 प्रश्न का उत्तर दे ही देंगे। ठीक है, चलिए तो आगे की बात करते हैं। अगली बात क्या है, अगला प्रश्न है, यहां देखो ये तो वही है भाई इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। अब आगे बात करेंगे कि के किस मान के लिए समीकरण ये वाला और ये वाला क्या हो जाएंगे, समपाती होंगे।
अब संपाति का मतलब समझेंगे और इस समीकरण का मतलब भी समझेंगे। पहले देखिए रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। अब रेखा का समीकरण कैसा होता है जी? रेखा के समीकरण को लिखते हैं हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। कक्षा 10वीं या 9वीं में भी होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है। तो ये होता है रेखा का समीकरण। अब ये संपाती शब्द जो है वो असल में दो ऐसी रेखाओं के लिए है जिनके हर एक बिंदु समान हो। मतलब मैं रेखा कैसे कैसे खींच सकता हूं? पहले तो मैं रेखा ऐसे खींच सकता हूं, दो ऐसी रेखाएं जिनके बीच में दूरी हमेशा बराबर होती है, इनको क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं पैरेलल, या फिर एक दूसरे के पैरेलल, एक दूसरे के जो भी हो, हिंदी में कुछ और भी बोलते हैं, पैरेलल बोलते हैं जी। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी रेखा ऐसी की एक ऐसी जा रही है और दूसरी ऐसे जा रही है, और इनमें केवल एक इकलौता एक ही बिंदु कॉमन होगा। ये दो तरीके हो गए। अब तीसरे तरीके की रेखा देखो, ये पहली रेखा हो गई, ठीक है, और उसके बाद में जो है हम लोगों ने क्या देखा कि हमारी दूसरी रेखा भी इस तरीके से गुजर रही है कि इन दोनों रेखाओं के हर एक बिंदु में, हर एक बिंदु मतलब जो है दोनों रेखाओं का हर एक बिंदु जो है वो एक ही है। अब ऐसा तब होगा जब दोनों के इक्वेशन भी सेम होगा। मतलब ये है कि x धन 2y बराबर 7 और ये जो है 2x धन ky बराबर 14। अब ये दोनों इक्वेशन है एक ही। मैं अगर यहां 2 का गुणा कर दूं, देखो मैं अगर यहां 2 का गुणा करता हूं ऊपर में, तो यहां पर जो है 2 का गुणा करने से देखो 2x से गुणा हुआ 2 मिल गया, 2 7 से गुणा हुआ 14 मिल गया। तो 2 से गुणा होगा तो k का मान कितना मिलना चाहिए जी? 4 मिलना चाहिए। 4 मिलेगा, संपाती हो जाएंगे, इसलिए सी हमारा सही उत्तर है। समझे आप? हर एक बिंदु कॉमन होता है, उसी को संपाती कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कोइंसिडेंट बोलते हैं। गलती से संयोग हो गया क्या? व्हाट अ कोइंसिडेंस! ये यही से आया है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है संपाती, संयोग नहीं होता, संपाती होता है। कोइंसिडेंस मतलब संयोग होता है। खैर इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, इंग्लिश बाद में सीखेंगे। चलो आगे बढ़ो। तो अगली बात क्या है? एक बेलन है। अब बेलन मतलब होता है सिलेंडर, और उसमें हवा भरा नहीं होता है, मतलब वो जो गैस वाला है वो दूसरा है, बेलन सिलेंडर होता है। और अगर उसका जो है रेडियस डबल कर दे और ऊंचाई जैसी हो वैसी ही होगी, तो फिर जो है उसका आयतन क्या होगा? आयतन मतलब इंग्लिश में होता है वॉल्यूम। अगले वाले पेज में तो इंग्लिश मीडियम वालों को तो समझ में आ ही जाएगा। अब देखते हैं कि एक बेलन का आयतन निकालते कैसे हैं। ये देखो, ये है हमारा बेलन, थोड़ा ठीक ठाक दिखेगा। तो इसमें जो है आयतन निकालने का तरीका है क्या? पहले जो हमारा आधार है, जो बेस है, इसका जो है क्षेत्रफल निकालते हैं, इसका एरिया निकालते हैं। बताओ कि सर्कुलर डिस्क का एरिया कैसे निकालते हैं? ये होता है पाई आर स्क्वायर, और इसमें जो है अगर ऊंचाई गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर एच। अब क्या बोल रहा है? R2 क्या है? दुगुना है त्रिज्या। R2 जो है वो R1 का 2 गुना है। अब यहाँ पे जो पहला वाला, सबसे पहला वाला 16 नंबर का क्वेश्चन देखे थे, याद करो। तो यहाँ पर जो है भाई V1 बटा V2, तो V1 बटा V2 ये निकालना है, या फिर नया तो V2 बटा V1 कर लेते हैं। V2 बटा V1 निकालना है, ठीक है। अब V2 के लिए क्या हो गया? पाई R2 का वर्ग और H, और V1 के लिए क्या हो जाएगा? पाई R1 का वर्ग और H, ठीक है। समझ रहे हो ना बात को? अब यहाँ जो चीजें कटती हैं वो काटेंगे ना जी। तो पाई को पाई काटो, H को H काटो। अब यहाँ पर क्या है? R2 के बदले में हम क्या लिखेंगे? 2R1। तो ये हो जाएगा 2R1 और पूरे का स्क्वायर और बटा R1, ठीक है। तो दो दूनी होता है 4, और फिर जो है R1 का स्क्वायर और नीचे भी R1 का स्क्वायर कट जाएगा, तो 4 गुना होना चाहिए। यही हमारा उत्तर है। समझते चलिए, चीजें आसान हैं, बस हमको समझना है। मैं थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, उसके कारण थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है। नहीं, आगे बात करते हैं। ये देख लो इंग्लिश मीडियम वालों, आप लोगों के लिए भी सेम क्वेश्चन इंग्लिश में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये वाला प्रश्न जी, अगर जो है ना, मैं आप लोगों को गलती बताता हूँ पहले, जो किया है हमारे महान प्रश्न छापने वाले व्यक्ति, उनको जो है हड़बड़ी ज्यादा थी, तो वो हड़बड़ी में
गड़बड़ी कर दिए। ठीक है, तो मैं पहले गलती बताऊंगा, उसके बाद बताऊंगा कि क्यों ये प्रश्न विलोपित होना चाहिए। पहले ही बता देता हूं, ये क्या है, ये है विलोपित, क्योंकि इसमें या तो यहाँ पर पांचवा ऑप्शन होना चाहिए, क्या, नोटा। जो मेरे साथ में कोचिंग में पढ़ते हो, आप लोग को पता होगा कि हम लोग नोटा कब लगाते हैं, है ना। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आयोग क्या करेगा, बदल के देगा जी, या एक्स्ट्रा नंबर देगा, जो भी हम लोग फैसला लें। तो पहले इनको हल करते हैं। क्या लगाएंगे, बॉड मास, ठीक है, बदमाश। अब यहाँ पे क्या है देखो, इसको लिख देंगे, ये वाला हिस्सा को लिख देंगे 9/4, ठीक है। उसके बाद में ये दोनों गुणा है, तो 7 तिया 21 और 8 पंचे 40, तो जो है 21/40। अब देखो होशियार साहब क्या किए, यहाँ पर 1/5 और 1/4, तो यहाँ माइनस साइन है और बीच का प्लस साइन है, तो ये क्या किए, पूरा को ब्रैकेट समझ लिए और क्या किए, फिर 4 और इधर ले लिए 5 और बटा 5 चौके 20, तो यहाँ पर हो गया 5/20 ले लिया ना, और माइनस साइन को बाहर में लगा दिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो है -5/20 लिए हैं और उसके बाद में आगे क्या ले लिए हैं, 9/4। ठीक है, ये गलत तरीका है भाई, ये सही तरीका नहीं है, सही तरीका मैं बताऊंगा। गलत तरीका देखो, पहले जो गलती की गई है किसके द्वारा जो व्यक्ति छांटा है, अब वो नाम उनका पता चल जाए तो हम बताएं उनको। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 9/4। हाँ, अब बताओ ऐसी बड़ी सी बड़ी यानी ऐसी छोटी सी छोटी संख्या बताओ जिससे मैं जिसको इन सारी संख्याओं से भाग दूं और वो पूरा पूरा कट जाए। तो सबसे छोटी संख्या होगी 40, तो 40 से हर जगह गुणा कर देते हैं, यहाँ पर भी कर देते हैं और यहाँ पर भी कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दहम 40, तो ये हो जाएगा 90। उसके बाद में 20 दूने 40, तो ये हो जाएगा 10, और नहीं माइनस है यहाँ पे, है ना, और यहाँ पर 21 तो है ही, 40 और 40 कट जाएगा। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है यहाँ पर 9 और 2 11, 111 -10, हाँ, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे गलती की। अब हमको क्या करना है, सही तरीका हम देखते हैं आगे। तो यहाँ देखिए 7/8, उसके बाद में यहाँ पर क्या है, गुणा 3/5। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 7 तिया 21 बटा 8 पंचे 40। ठीक है, आगे देखते हैं, -1/5 धन 1/4, और ये 3 तिया हो जाएगा धन 9, और यहाँ हो जाएगा 2 दूने 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पहले जो है ये सारी संख्याओं का जो है अगर एलसीएम निकालते हैं तो मिलता है 40, ऊपर रहेगा 21। ठीक है, यहाँ 5 एकम की मतलब ये 5 अट्ठे 40, तो 5 अट्ठे 40 होता है, तो ऊपर जो है 8 मिल जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखो 4 दहम 40, तो ऊपर मिल जाएगा 10, और यहाँ पर 4 दहम 40, तो यहाँ पर हो जाएगा 90। इन सारी संख्याओं को जोड़ेंगे और उसके बाद में इसको सॉल्व करेंगे, तो हमको जो है कितना मिलना चाहिए, तो 90 और 10 100, और 100 120 121, 121 में से 8 गया तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 113/40, और यहाँ पर 40 दूनी 80, 90 93, तो यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से जो है 113/40 इन चारों से नहीं मिल रहा है, इसलिए चारों ऑप्शन गलत हैं और ये प्रश्न है विलोपित। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला प्रश्न देखेंगे कि अब देखो साधारण ब्याज, ये साधारण ब्याज ऐसा है कि भाई मैंने 100 रुपए लिए, ठीक है, 6 साल बाद मेरे को 100 रुपए में ब्याज मिल गया 100 रुपए का। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये साधारण सा ब्याज है इसलिए ये 100 रुपए यहाँ जाके जुड़ेगा नहीं, तो फिर से जो है इसको 100 रुपए और ब्याज देने के लिए भाई यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 6 साल लगा, फिर यहाँ पर फिर से 6 साल लगा, फिर से ये 100 रुपए दे देगा, लेकिन अभी भी मूलधन जो है हमारा 100 रुपए ही है। फिर से 6 साल बाद जो है ये 100 रुपए देगा
तो अब जो है तीनों ये मूलधन को और ये 3 को 100 को जोड़ेंगे तो 400 होगा और ये 4 गुना खुद का हो जाएगा। टाइम कितना लगा? 6 साल, दूनी 12 साल, 6 तिया 18 साल। ये हमारा उत्तर हो गया। आप लगाइए फॉर्मूला, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साधारण ब्याज का जो है फंडा जो है अगर आपके दिमाग में एकदम क्लियर है तो ये तो बहुत इजी सवाल है। क्या भाई, जितना समय भी लगता है उसको डबल होने में, ठीक है, अब 4 गुना होने के लिए जो है फिर उस टाइम को जो है 3 गुना और लेना पड़ेगा, तब 4 गुना, समझे? तो 6 में जो है गुना 3 किए तब जाके 4 गुना हुआ, ऐसा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न ऐसा है कि हाँ, यहाँ पर क्या हुआ, जब मैं कोचिंग में बता रहा था तो एक मस्त वाला स्टूडेंट है हमारा और वो बहुत अच्छा वाला सजेशन दिया। बोलता है सर ये देखो, अब मैं आपको जो थोड़ा उसका जो लॉजिक बताता हूँ। उत्तर सही आया था लेकिन हर बार ऐसा हो जरूरी नहीं है। तो क्या बोलता है, a प्लस बी प्लस सी का मान कितना है? 14। यहाँ देखो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है c। a प्लस बी का मान तो 6 दिया है, तो 14 में से 6 घटा देंगे तो उत्तर कितना आएगा? 8। और वो बोला कि चलो 8 उत्तर है। लेकिन अब देखते हैं कि सही उत्तर कैसे निकालें। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं, ये है a प्लस बी, अच्छा अनुपात है मतलब x ले लेते हैं, प्लस b प्लस सी, x प्लस c प्लस डी मतलब c प्लस a x, और इसका मान क्या होगा? तो यहाँ जो है हो जाएगा 6, 7 और 8 को जोड़ देंगे, 6 प्लस 7 प्लस 8 कितना हो जाएगा? 8 7 15, 15 और 5 20 और 1 21, 21 आ रहा है। और यहाँ आ जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी एक्स बराबर 21। तो यहां से हमको क्या पता चला? a प्लस बी प्लस सी एक्स बराबर 21/2 है ना। और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 14। तो यहाँ 14 रख देंगे तो 14x बराबर 21/2। यहां से जो है अगर हम लोग ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x बराबर 21/2 गुणा 14, 7 तिया 21, 7 दूने 14। x का वैल्यू क्या आ गया? x की वैल्यू आ गई 4/3। ये आपको समझ में आया? x की वैल्यू आ गई 4/3। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से देखो, यहाँ पर ये बोल रहा है कि a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए बराबर 6 7 8 ऐसा है। तो अब यहाँ से जो है हम लोग वैल्यू देखेंगे। देखो क्या होगा कि हम लोग a प्लस, देखो b प्लस सी और c प्लस ए, ये दोनों में c है इसलिए दोनों को जोड़ देंगे। तो b प्लस सी और a प्लस सी, इन दोनों को जोड़ने से क्या मिला हमको? हमको मिला 2c गुना a प्लस बी, और पूरे के बाहर हमारा x लगा हुआ है ना जी। अब इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे? a प्लस बी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो a प्लस बी एक्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमको क्या मिला? 2cx। देखो ये a प्लस बी एक्स और ये कट जाएगा ना, 2cx बचा। और अब जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो इन दोनों को जोड़े थे और इसको सब्ट्रैक्ट किए थे, मतलब 8 7 15 और उसमें से 6 गया तो कितना बचा? 15 में से 6 बच गया तो 6 और 6 दूनी 12, 7 दूनी 14। अरे 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा ना। चलो ना, 9 6 15 हो। अब इसमें क्या होगा कि 2cx और x का मान क्या निकाले थे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले? यहाँ देखो x का मान हम लोग थोड़ी देर पहले निकाले थे 4/3। तो 2c और यहाँ पर 4/3 की वैल्यू है 9। ये 3 घर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 गुणा 3, और ये 4 दूने 8 जो है यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से जो है हम लोग नाम मान निकालेंगे। और ये 27/8, ऐसे हम लोगों को जो है इसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये दिए गए भिन्न का मान निकालो। अब ये इस भिन्न का मान कैसे निकालना है भैया? पहले जो है जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उसको हम लोग जो है किस फॉर्म में, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है कन्वर्ट कर देंगे। मतलब 3 दूने 6 और 2 8/3 गुणा, फिर 4 तिया 12 और 1 13/3। उसके बाद में हम क्या करेंगे? 15/3
13। अब देखो कोई चीज कटती है तो काटेंगे, तो ये 13 और ये वाला 13, ये दोनों कट गया। अब ये होता है 5 तिया 15, 8 तिया 24 बटा, हाँ देखो 3 दूने 6 और 2 8 बटा 3। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा गलत लिखा हुआ है क्या? अच्छा हाँ, तो 3 पंचे 15 यहाँ, हाँ 8 पंचे 40 बटा 3, 40 बटा 3 हमारा उत्तर आएगा। ये हो गया। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने सारे के सारे प्रश्न देख लिए। और अब जो है आगे की बात ये है कि अगर आपको जो है ये एफर्ट समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, या फिर इसी तरीके के और लिंक्स चाहिए, तो सबसे पहले तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लो। और रेगुलर अपडेट्स के लिए या पीडीएफ के लिए या नोट्स के लिए जो है आप हमारे ये टेलीग्राम चैनल में जाओगे, वहां पर भी आपको बहुत सारी चीजें, एज वेल एज आपको जो है हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना, कुछ डाउट क्लियर करना है, वो सारी चीजों का सोल्यूशन आपको यहाँ मिल जाएगा। तो मिलते रहेंगे इसी तरीके से। आप वेट कीजिए, जितने भी एग्जाम होते हैं, अगर आप लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब किया है, जिस दिन एग्जाम हुआ दूसरे तीसरे दिन आपको उसके सॉल्यूशंस अच्छे तरीके से डिटेल में डिस्कस करते हुए मिल जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।